रहा है। हम देख सकते हैं कि स्कूलों में हमारे बच्चों को अभी भी बैठने की जगह नहीं देते हैं, नीचे बिठाते हैं, हमारे बच्चों से सफाई करवाते हैं। अल्पसंख्यकों के साथ, खासकर मुसलमानों के साथ दंगे हो रहे हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, अगर हम इतिहास में जाएं, इतिहास का सिंहावलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि जब बुद्ध का जन्म हुआ 2500 बरस पहले आज से, उसके पहले से यहाँ पर आर्य आए हुए थे। और आर्य बाहर से आए हुए लोग हैं और ये मध्य एशिया से आए हुए हैं। ये इनको वहाँ से भगाया गया था और ये यहाँ पर आए। तो जब इन्होंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर तो इतना भाईचारा है, यहाँ पर दूध दही की नदियाँ बह रही हैं, लोगों के घर खाद्य अनाजों से भरे पड़े हुए हैं, लोग भाई बहन की तरह से रहते हैं। और यहाँ के जो राजा हैं वो अपनी प्रजा को पुत्र के समान समझते थे, संतान के समान समझते थे। तो उन्होंने यहाँ पर देखा कि यहाँ के सीधे साधे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, तो वो यहाँ पर धीरे धीरे बस गए और यहाँ पर आपस में उन लोगों ने भिड़ाना शुरू कर दिया यहाँ के लोगों को। फिर उन्होंने धर्म के आधार पे अपने ये चाहे इनकी जो तथाकथित धार्मिक किताबें आप इनके रख लीजिए या इनके जो देवी हैं देवता हैं, तो ये क्या कहते हैं, ये आर्य लोगों की विचारधारा इनके धार्मिक किताबों में, इनके देवी देवताओं में, इनके इष्ट में, इनके भगवानों में इनकी विचारधारा परिलक्षित होती है। अब ये यहाँ पर राज कैसे करें, ये शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से यहाँ के लोगों को कैसे गुलाम बनाए। तो इन लोगों ने धर्म को बना दिया मुद्दा और इनको भीरू बनाया यहाँ के लोगों को। और इनको ये कहा कि तुम अगर बृहस्पति का व्रत नहीं रखोगे तो तुम्हारे साथ में कि तुम्हारा बेटा खत्म हो जाएगा, या तुम पंडित को नहीं बुलाओगे तो तुम्हारा ये अनिष्ट हो जाएगा और तुम्हारा पति मर जाएगा। तो यहाँ की, और इन्होंने सबसे पहले फोकस किया यहाँ की औरतों को, क्योंकि औरत घर की मुखिया होती है, मेन होती है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम औरत को अंधविश्वास में जकड़ेंगे तो उसके जकड़न में, उसके फेवर में पूरा परिवार आ जाएगा, बच्चे आ जाएंगे। तो सबसे पहले फोकस किया औरत को उन्होंने अंधविश्वास सिखाया, पढ़ाया, इस तरह से उनके दिमाग में भरा गया। तो आज भी हम देखते हैं कि ये जो गुलामी चलती चली आ रही है, ये धार्मिक आधार पर चलती चली आ रही है। अब इसके बाद में जब बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ तो उन्होंने कहा कि ये जो हिंसा है, ये हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये तो यज्ञ हवन करते थे, उस समय वैदिक युग था और उस समय यज्ञ होते थे, बलियां होती थी। तो भगवान बुद्ध ने हिंसा का बहुत विरोध किया और उन्होंने शीलों पर जो है पालन करना सिखाया। आम जनता को जा कर के 14 किलोमीटर पैदल चल के 18 किलोमीटर चल करके लोगों को बताया कि मानवता क्या है, वास्तव में धर्म क्या है। मानव को समान बनाना ही उन्होंने बताया, ऊंच नीच नहीं हो, भाईचारा रहे, आपस में स्त्रियों का सम्मान रहे। तो ये बुद्ध की बात थी। और उन्होंने हिंसा पर उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर हिंसा से ही अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है तो ऐसी हिंसा का हम विरोध करते हैं, ये हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो चूंकि उस समय वैदिक युग था, धीरे धीरे वो ब्राह्मण युग हुआ, फिर वो हिंदू धर्म हुआ। किसी तरह से आप अगर देखें तो राजनीतिक कारणों से समझ लीजिए, सामाजिक कारणों से समझ लीजिए, तो उनके नाम तो बदलते चले आए, लेकिन जो उनकी विचारधारा थी वो जो है वो नहीं बदली। उन्होंने धर्म के आधार पर यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया। सबसे पहले उन्होंने दिया यहाँ पर वर्ण व्यवस्था उन्होंने बनाई ऐसी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण को ऊपर रखा उन्होंने। अब ब्राह्मण चाहे कितने उल्टे सीधे काम करता रहे, उसकी हर गलती उन्होंने करी, माफ़ करी। तो जो यहाँ का जो 85% जो समाज था उसको शूद्र बनाया गया। अब शूद्रों में आते हैं दलित, आते हैं आदिवासी, आते हैं पिछड़े, आते हैं अति पिछड़े, आते हैं महिलाएं हैं और अल्पसंख्यक समुदाय है। ये 100 में 85 हैं और 15% में आते हैं जिसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और बनिया है, ये 15% है। तो ये कहीं ना कहीं इनकी आपस में सेटिंग रहती है। एक पत्रा निकालता है और दूसरे की दुकान चलती है, बनिया की दुकान चलती है। तो यहाँ की जो मूल जनता है, जो मूल निवासी, भारत का जो मूल निवासी है, चूँकि इनके बहकावे में है अभी तक, वो मैंने बताया ना कि धार्मिक आधार पे है। ये जो मंदिर यहाँ बने हुए हैं, ये केदारनाथ
और ये कितने भी नाथ हैं, सोमनाथ, बद्रीनाथ, ये सारे भगवान बुद्ध के पर्याय हैं। नाथ वर्ड बुद्ध का पर्याय है ये। और यहाँ तो बौद्धों के बड़े बड़े मठ हुआ करते थे, जहाँ इन लोगों ने ज़बरदस्ती अपना हर चीज़ यहाँ पर स्थापित कर रखी है और यहाँ के लोगों को गुलाम बना के रखा हुआ है। तो उसको ये कि तुम्हारा वर्तमान, कि तुम हमारी सेवा करते रहो ताकि तुम्हारा अगला जन्म अच्छा रहे, ऐसा यहाँ के लोगों को सिखाया हुआ है। तो वो इनकी गुलामी करते रहते हैं इस धोखे में, इस आस में कि हम अगला जन्म लेंगे तो वो हमारा अच्छा होगा। ऐसा उन लोगों ने यहाँ के लोगों को बना करके रखा हुआ है। चूँकि यहाँ पर जब डॉक्टर अंबेडकर फिर पैदा हुए, फिर उनके साथ में भी बहुत भेदभाव हुआ। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि जब वो क्लास में बैठते थे तो उनको क्लास में बैठने ही नहीं दिया जाता था। स्कूल आते थे तो वो बाहर से पढ़ते थे। उन्होंने अपनी किताबों में, आत्मकथा में खुद लिखा है कि हमें क्लास के दरवाजे पर बाहर बिठाया जाता था, तो जो ब्लैक बोर्ड में जो अक्षर होते थे वो हमको दिखाई नहीं पड़ते थे ठीक से। तो कैसे कैसे हालातों में उन्होंने शिक्षा अर्जित करी। और इसके बाद जब संविधान बनाने का जब आया जब समय, तो इसका भी विरोध सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर को मैं पार्लियामेंट के अंदर नहीं आना चाहता हूँ, मैं पार्लियामेंट के खिड़की और दरवाजे, यहाँ तक कि रोशनदानों तक को मैं बंद कर दूंगा कि ये मच्छर बन के भी पार्लियामेंट के अंदर ना आ सके। इतना कड़ा विरोध हुआ। और लेकिन चूंकि उन्हें पार्लियामेंट में चुनाव जीत करके ही जाना था वहाँ पर, तो वेस्ट बंगाल के जो लोग थे उन्होंने, एक लोकेंद्र नाथ मंडल जी थे, उन्होंने अपनी सीट खाली करके और वहाँ से वो जीत करके गए थे बड़ी ही मुश्किलों से। तब ये संविधान यहाँ का जो बहुजन समाज है, जो इतनी गुलामी में अभी भी है, हालांकि आरक्षण की वजह से कुछ लोगों को फायदा है, लेकिन हमारा बहुत बड़ा समुदाय आज भी गांव में बहुत ही इतनी बदतर स्थिति में है, इतना कि यहाँ का जो मीडिया है, जो मनवादी मीडिया है, जो ब्राह्मणवादी मीडिया है, वो ओरिजिनल चीज़ दिखाता ही नहीं है, वो नहीं दिखाता है। भारत की आज़ादी के बाद भी आज भी उनकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। तो यहाँ की मेन समस्या है जातिवाद, और दूसरी समस्या है मतलब रोटी की समस्या है। यहाँ पर भारत में ऐसी ज़मीन पड़ी हुई है जो बंजर है, जिसको खेती योग्य अगर बनाया जाए तो कई सौ करोड़ परिवारों को मतलब रोजगार मिल सकता है। और बेरोजगार और क्या बोलना पाएंगे कि यूपी में खासकर, जैसे उन्होंने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया है कि जातिवाद ही सभी समस्याओं की जड़ है। वैसे ही यूपी में इतने सालों में, 5 सालों में आपने और क्या देखा है? आपके काम के थ्रू तो आपने ये देखा है, और कुछ बोलना पाएंगे कि कैसे ये जो सरकार बना है, जो 5 साल में एक सरकार देखा हमने, कैसे इसने कहीं ना कहीं जाति का सवाल को उठाया ही नहीं और ज़्यादा स्प्रेड किया, तो कम्युनल फोर्सेस को चढ़ावा दिया, सांप्रदायिकता को बढ़ाया। ऐसे इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? तो उन्होंने हमारे समाज, जो हमारे दलित और मुस्लिम समाज को, तो उन्होंने बिल्कुल ही ऐसे खदेड़ दिया है जैसे इस तरह से जानवर की से भी बेहतर जिंदगी जी रहा है, क्योंकि उनको स्कूलों में मैंने बता ही दिया है कि वहाँ जगह है नहीं उनके लिए। तो जो भी सरकार बने, सरकार का मुद्दा आ रहा है, जो भी सरकार बने वो इस तरह की बने कि हमें समान स्तर पर लाने के लिए एजुकेशन को चेंज करना पड़ेगा। जब एक बच्चा, जब हमारा यहाँ मिड डे मील वाले में पढ़ रहा है, तो उनका बच्चा भी, यानी सवर्ण समाज का भी बच्चा, जो मुसलमान का बच्चा जहाँ पढ़ता है, जहाँ दलित का बच्चा पढ़ता है, उनको भी वहीं से शिक्षा तो आप चाहते हैं कि एजुकेशन जो है वो सभी के लिए एक समान होनी चाहिए। और हमारे, आप सोचते हैं कि चाहे वो दलित समाज का बच्चा हो या सवर्ण समाज का बच्चा हो, वो एक हद तक, क्या बोलते हैं, क्लास आने के बाद वो एक साथ पढ़ेंगे? अगर गवर्नमेंट का ऐसे कंपलसरी बना देगा कि क्या आप आपके बच्चों को, जो भी वर्किंग क्लास बैकग्राउंड के बच्चे, उनके साथ भेजेंगे? नहीं, भेजना चाहिए। शिक्षा तो तभी समान होगी कि कॉन्वेंट स्कूल सारे बंद कर दे, गवर्नमेंट स्कूल को जारी करे, और जहाँ हमारा बच्चा पढ़ रहा है वहाँ भी उनको, जहाँ दलित और मुसलमानों के बच्चे पढ़ रहे वहाँ उनको भी समान स्तर पर लाने के लिए वहीं से शुरुआत होनी चाहिए। और सारे कॉन्वेंट बंद करो, फिर समान स्तर आएगा, तभी आएगा। और इतने अन्याय और अत्याचार इस सरकार में हुए हैं, खास तौर से मुसलमान और दलितों पे, कि आए दिन उनकी बेटियों को छोड़ना, बहुओं को छोड़ना, छेड़ना, ना ही उनकी रिपोर्ट लिखना। रिपोर्ट तो कोई मतलब ही नहीं, थाने तक तो पहुंचने ही नहीं देते। आप कहीं भी किसी भी स्तर पे देख लीजिए, जातिवाद सब जगह हावी हो रहा है। तो वापस एजुकेशन के बारे में बात करते हुए मैं यही पूछना चाहती हूँ कि अगर हम एजुकेशन को स्ट्रीमलाइन करें, बोले कि सब